आज मैं लेके आया हूं क्विक रिवीजन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। अगर आप अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बेटा। तो पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग लिखेंगे ऑसिलेशन। तो आज का टारगेट क्या है बेटा? ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है जिससे हमारा मार्क्स अच्छा आ सके बेटा, ठीक है ना। तो पहला इसमें हम लोग बात करते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। तो पहला आप लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे बेटा ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो ऑसिलेटरी मोशन की बात करें हम लोग तो टू एंड फ्रो, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। टू मतलब टूवर्ड्स और फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जैसे लाइक एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को आप डिस्टर्ब करोगे इसके मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, राइट, तो जब डिस्टर्ब करते हैं हम लोग पार्टिकल को तो इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है? ये ऑसिलेट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग बोल सकते हैं बेटा ऑसिलेटरी मोशन। मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैसा होना चाहिए? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, राइट। जैसे देखो मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है और ये इसका पाथ है, इस पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है इसी पे। तो पार्टिकल देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना जर्नी, ये यहाँ तक जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको बोल दिया हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन। तो इधर रहेगा लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब स्टेबल कंडीशन बोल सकते हैं, राइट, या नेचुरल पोजीशन बोल सकते हैं, नेचुरल स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे जाएगा अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर ये बैक होगा, किसकी तरफ आएगा? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएगा ऐसे चल के यहाँ, फिर वापस के चल के किधर भाग जाएगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये देखिए ऐसे। तो देखो पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ से गया ऐसे, वापस के आया ऐसे, फिर इधर आ गया। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो अगर मीन पोजीशन के अबाउट मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या लिखेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो देखो टू मतलब होता है टूवर्ड्स और फ्रो मतलब होता है फ्रॉम। क्या होता है? फ्रॉम मतलब दूर जा रहा और टूवर्ड्स का मतलब उसके पास आ रहा। तो टू एंड फ्रो, टू का मतलब टूवर्ड्स, फ्रो मतलब फ्रॉम, ये मीनिंग होता है। या हम लोग इसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला देखा होगा, झूले पे जब हम लोग पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, राइट, फैमिली के साथ, तो क्या होता है उसमें झूला लगा होता है, उस झूले पे बैठते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, झूलाते हैं ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ज्यादा डिटेल से नहीं सीखना, बस इतना सीखना कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए बेटा, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली यही होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सा, राइट। दूसरा हम लोग बात करते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। क्या लिखेंगे? पीरियोडिक मोशन। अब इसमें ये बात करना हम लोग को कि पीरियोडिक मोशन क्या है, नाम से ही पता, पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो अपने आप को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे। तो ऐसे दुनिया के सब मोशन को हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी एनी मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी एक निश्चित समय के बाद अगर अपने आप को रिपीट्स कर रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे आपको पता अगर कल मैं इसी टाइम पे पढ़ाऊंगा तो कितने घंटे के बाद आऊंगा? 24 आवर्स के बाद, राइट। तो पीरियड कितना हो गया? 24 हो गया। तो जो अपने आप को रिपीट करता है एक टाइम के बाद, उन सबको हम लोग नाम दे देते हैं पीरियोडिक मोशन। सिंपल सा मतलब समझेंगे, क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो आप लिख लो बेटा एनी मोशन ऑफ पार्टिकल which repeats itself after
डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो सिंपल सा वर्ड हम लोगों ने लिखा इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये अपने आप एनी मोशन ऑफ अ पार्टिकल, कोई भी मोशन है, यानी एनी मोशन, या ये आप ये भी लिख सकते हो एनी मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? तो पीरियोडिक मोशन का मतलब जैसे लाइक कोई फंक्शन आप एज्यूम करते हो एफ ऑफ टी, क्या लिखा बेटा? एफ ऑफ टी, ये हो गया। अगर हम दोबारा बात करें रिपीट करेगा तो इसका जो पीरियड होगा अगला हम ये भी लिख सकते हैं एफ टी और प्लस मान लीजिए t1, या दूसरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, या हम तीसरे की बात करें एफ ऑफ टी प्लस क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ t लिखा, हो सकता है 2t1 हो या अदर भी हो, ये सबको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। तो बेसिक टर्म ये इनमें लर्न करके रख लेना कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये करके जाइएगा। कभी कभी क्या होते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो इतने अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना कि इस चैप्टर से कुछ भी आएगा, अभी मैं सम भी कराऊंगा आज के लेक्चर में, तो अगर कुछ भी आता है इस चैप्टर से तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको रखना है, रहना कि क्वेश्चन मुझसे नहीं छूटना, बस इतना क्लियर रहना, ठीक है? अब इसमें हम लोग बात करेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो टाइम नहीं पास करना, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? तो हेडिंग लिखिएगा लीनियर एसएचएम, फुल फॉर्म आपको पता है? यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है अब आइए समझिए। सपोज दैट एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर लिया, उस स्प्रिंग को ले जाकर के किसी वॉल से क्लैंप कर लिया, मतलब फंसा दिया, टाइट कर लिया। अब आप क्या करिए, ब्लॉक को से पुल करिए, पुश करिए, तो क्या करेगा, ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ऐसे को सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं बेटा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग लिखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये मैं रफ कर लूं, देन आपको सिखाता हूं। देखो आपने क्या किया बेटा, एक वॉल ले लिया और ये ब्लॉक है, मतलब ये सरफेस है, इस सरफेस पे आपने क्या किया, स्प्रिंग को कनेक्ट कर लिया एक ब्लॉक से, एक ऐसे, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, ठीक है ना? ये एम मास। अगर आप इसको पुश कर, मतलब पुल करते हो या पुश करते हो, जो भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम के, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेचुरल स्टेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। अभी स्प्रिंग ना तो कंप्रेस है ना तो स्ट्रेच है, जैसे ऐसा बना हुआ इक्विलिब्रियम में, तो ऐसे को इस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया मीन पोजीशन। क्या बोला इसका? ये मीन पोजीशन हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेचुरल स्टेट है, ठीक है ना? अगर आप इसको पुल कर रहे हो, देखो खींच रहे हो, तो आप देखो इस डायग्राम क्या ऐसा रहेगा, सोचिए, नहीं, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, बढ़ जाएगी स्प्रिंग की लेंथ। तो ये जो ऐसा था, ये देखो एक स्प्रिंग क्या हो रहा, स्ट्रेच हो गया, एक यहाँ पे आ गया ब्लॉक। अभी देखो इस पॉइंट से कितना शिफ्ट हुआ, मान ले रहा हूं कितना, x, कितना शिफ्ट हुआ बेटा, x, ये इसका ये पॉइंट यहाँ आ गया, x शिफ्ट हो गया, कितना, x। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है पीछे, ऑलवेज ये याद रखना, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा के हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगेगा, चाहे आप उसको पुश कर रहे हो या उसे पुल कर रहे हो। तो हर एक कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन ही रहेगा, राइट? अब देखो, अब इसी को हम लोगों ने क्या कर लिया अलग केस में, इसको हम कंप्रेस करने जा रहे हैं। कंप्रेस करने का मतलब इसको दबा रहे हैं। तो देखो ये जो स्प्रिंग है ये कुछ ऐसा हो गया, राइट? तो देखो इस पॉइंट से ये देखो यहाँ आया, तो ये भी तो कुछ ना कुछ गैप आया, इसको भी हमने x मान लिया, तो इसको हम कंप्रेस किए थे, तो कितना ये शिफ्ट हो गया, x। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इसका मेन पोजीशन, भाई मेन पोजीशन तो यही रहना, इसका यही था मेन पोजीशन, यही लाइन पे ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गया। आप लिख लो रिस्टोरिंग फोर्स। बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं समझ में आता है कि रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या, बस इतना आप समझना, वो फोर्स जो हमेशा किधर है, मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन है। दुनिया के ऐसे फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस चैप्टर में एक स्पेशल नाम दे दिया गया फोर्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करना चाह रहा है, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना चाह रहा है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स का इधर हो गया, इधर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन देखो उधर हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? यस यस, डन।
तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स, अब बच्चा पूछेगा सर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा रीस्टोरिंग फोर्स अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखना हुक्स लॉ, यही है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है बेटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो F होता है रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इलॉन्गेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बोलोगे माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस इसलिए लगाते हैं बेटा कि उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा मेन पोजीशन जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट रहता है, इसलिए माइनस लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो F आ रहा है कितना आएगा, माइनस K इंटू एक्स होता है, ये याद रखना। जो हुक्स फोर्स होता है बेटा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो K है K को लिख लेना स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर है, K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। वी नो दैट F इज इक्वल टू, सब बच्चों को मालूम होता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू m में, तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे m में इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये देखो इसको ब्रैकेट में ले लिया। एक चीज अब ध्यान देना हम लोगों को कि जो k बाई एम है एक कांस्टेंट है, स्प्रिंग भी कांस्टेंट रहेगा, मास जो ब्लॉक करेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरा रेशियो कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। This is condition for SHM। अगर ऐसा कोई इक्वेशन प्रूफ हो जाता है, कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है एग्जाम में, अगर आप प्रूफ कर ले रहे हो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस वाई मतलब पोजीशन है, तो दुनिया के हर एक इक्वेशन को हम उस टाइप वाले को बोल सकते हैं SHM का इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर को याद रखना कि ये होता है k बाई m, क्या होता है बेटा k बाई m। यहाँ से भी निकालना चाहो तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई m, तो ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई t, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो, निकाल सकते हो कि t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। आप बताओ यार स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, उसको कंप्रेस कर तो ऑसिलेट कर रहा है, तो कोई चीज अगर मेन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट करता तो एक लिमिटेड टाइम होता ना, कुछ टाइम तक करेगा अपने आप में रुक जाएगा, उसके बाद तो कितने टाइम तक करेगा ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k, क्लियर है। देन इसके बाद आपका जो सेकेंड हेडिंग आता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, क्या लिखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। नोट करते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि अब एग्जाम के लिए आपके पास टाइम बचा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम अभी बहुत है तो आप ये मान के चलिए गलत फहमी में हो, टाइम कुछ भी नहीं है यार। तो जो भी आप पढ़ते जा रहे हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, राइट, कि मुझे अब वक्त नहीं मिलने वाला कि रिवाइज करने का, अभी भी टाइम मिलेगा, दोबारा फिर रिवाइज कर लूंगा एग्जाम से पहले, नहीं, गलत फहमी में हो, टाइम ही नहीं है। तो कोई भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो अगर देख रहे हो तो उस पूरे लेक्चर को देखना, अटेंड करना। ऐसा मत करना कि थोड़ा इधर का देख लो, थोड़ा इधर का देख लो, टाइम पास करो, नहीं, कोई भी एक लेक्चर देखिए। कोई भी टीचर अगर आपको सिखाएगा तो पूरा वो सिखाने की कोशिश करेगा, सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी को आपको समझना है। देखिए कोई भी टीचर अच्छा बुरा तो नहीं हम लोग बोल सकते, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर पा रही है, आप मेरी बातों को समझ रहे हो अच्छे से, तो आपके नजर में मैं अच्छा टीचर हुआ। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपके नजर में आप क्या बोलोगे कि मुझे वो पढ़ाए, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो समझने की देरी है, जिसकी बातें समझ में आ जाती है वो आपको अच्छा लगता है, नहीं समझ में आती है आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं समझ में आया वो चीज, ठीक है ना। तो अच्छा बुरा हम यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम लोग को क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि सब टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट डे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। देखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है वो चीज आपको समझना। आपको पता है कि सर हमें सिखाया गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, अभी सिखाया हूं क्या होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाई क्या होता है dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
और ये भी आपको पता है कि जो b होता है वो होता है dx by dt, यस और नो, s। तो जो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोगों ने लिख लिया dx by dt। तो आप देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है d by dt और यहाँ b है, b की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया dx by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हो आप, डबल डेरिवेटिव राइट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले आओ तो बन जाएगा बेटा डी डबल डेरिवेटिव ऑफ प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। यही है यार, देखो कितना सिंपल सा, लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो, मुझे नहीं समझ में आता, कितना आसान था। इसी देखो मेन तो यही है, वही तो ये भी है, खाली इसका फॉर्मेट चेंज किया गया हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये लर्न करना बेटा। अगर मान लो एग्जाम में ये चीज नहीं आया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, ध्यान देना ऐसा गिवन है एग्जाम में, मान लीजिए और प्लस मान लीजिए क्या गिवन है बेटा 36, कितना है 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर नहीं x 36, समझा ना, ये इक्वेशन गिवन है। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, क्वेश्चन है फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इससे कंपेयर करना। देखो ये चीज उसमें है, हाँ है, x है 0 है, सब है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, वहां पे क्या 36, तो आपको नहीं नजर आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिखा 36, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट 36 और 36 का रूट कितना होता है बेटा 6, ओमेगा होता है बेटा 2 पाई n, मतलब n फॉर फ्रीक्वेंसी राइट। तो देखो 2 1 जा और 2 3 जा, तो n इज इक्वल टू आ गया 3 बाई पाई और यूनिट लिखेंगे हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है बेटा हर्ट्ज। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर सकते हो, 1/n बोल सकते हो। देखो n इज इक्वल टू होता है 1/t, तो t इज इक्वल टू 1/n बन जाएगा और 1/n इसका मतलब ये आ जाएगा पाई बाई 3 और यूनिट लिखेंगे सेकंड, समझा। यस, ये क्वेश्चन छोटा सा जो बच्चा बोलता है बहुत इजी है, हलवा है, वही हलवा यही है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देखा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट टफ नहीं है, इजी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे बेटा एक्सप्रेशन फॉर, क्या रीडिंग है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे, ये एग्जाम में आपके आएगा तो 4 मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी कहानियां, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या लिखोगे बेटा, रेड कलर का यूज करता हूं, देखिएगा आप हेडिंग लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, पहला क्या लिखा आपने एक्सीलरेशन ए, दूसरा वेलोसिटी लिख लीजिए वेलोसिटी बी, एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोगों ने लिख लिया एक्स वाई, जो भी लिखना है हम लोग लिख लेते हैं वाई राइट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन ले लिया बेटा, टाइम का। ये हम लोगों ने हेडिंग लिख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम में आएगा बेटा तो ये मान के चलिए 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी कहानी आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। देखो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन अभी हमने सीखा है a इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, यस और नो, s। लेकिन आप बोलोगे सर हेडिंग तो एक्सीलरेशन लिखे हो, हाँ लिखिए इसलिए क्योंकि आपका टॉपिक थोड़ा लॉन्ग हो, नहीं ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन से उठा लो आप, यही था ना डबल डेरिवेटिव ऑफ प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू 0। तो देखो डबल डेरिवेटिव dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, इसको हम लोग लिख सकते हैं d by dt और फिर क्या लिखा dx by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी। तो dv by dt इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये बताइए dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, मतलब यहां से यहां आना, यहां से यहां गए थे, यहां से यहां आना, ये एग्जाम करते हैं, क्या फायदा, समझा ना।
बट ऐसे करने के लिए वो लोग बोलते हैं। क्लियर है? यस। तो एक्सेलरेशन हम लोगों को यहाँ पे ये मिला। अब दूसरी चीज हम लोगों को क्या करना है बेटा, वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या बात करना है? वेलोसिटी। तो फॉर वेलोसिटी के लिए ध्यान देना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए, राइट। तो देखो एक्सेलरेशन ये है, तो हेडिंग तो ये है, तो देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज मिल गया, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, इधर टाइम का फंक्शन है और इधर का, मतलब ये टाइम का इधर पोजीशन है, तो इसको भी हमें पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना, ध्यान से समझना कन्वर्जन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dv बाई dt इंटू dx बाई dx, कोई फर्क पड़ा? नहीं। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको अगर हम साथ में ले लें तो वेलोसिटी बन गया। क्या बन गया? वेलोसिटी। देखो ये हो गया b, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। देखो वही है ना अभी उस साइड का, बट dv बाई dx और ये हो गया b। उधर भी दो आप, तो b dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनटू dx। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, देखो इंटीग्रेट लिमिट नहीं पता हम लोगों को कि लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे। तो जब आपको इंटीग्रेशन पता, बेसिक हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है देयर आर टू टाइप होता है, डेफिनेट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो सम कांस्टेंट यूज करेंगे, बट इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बेटा, देखो पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ेगा, तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, x का क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 और प्लस के कांस्टेंट मान लो c आया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर है? यहां तक की कोई डाउट नहीं। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग बोले इफ पार्टिकल रीच, क्या लिखेंगे, पार्टिकल रीच, ध्यान देना, पार्टिकल रीच एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो आप माइंड लगाइए, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये याद रखना वेलोसिटी 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल आया, a, तो देयरफॉर वेलोसिटी हो जाएगा 0 उस वक्त। देखो भाई आपको पता है ना, ये मीन पोजीशन, पार्टिकल यहां जाएगा फिर वापस आएगा, इसका मतलब इस जगह पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मेन पोजीशन में मैं मैक्सिमम इतना जंप कर सकता हूं, ये तो यहां से ये डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड उसी को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू a लिखा, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखो a यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और x के जगह पे आ जाएगा a, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ रहा बेटा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो देखो ये हटा दोगे, तो जब लिखोगे आप b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम सेम है तो 2 2 2 कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लो है बेटा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर आ b स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये देखो वेलोसिटी मिल गया हम लोग, वेलोसिटी का फार्मूला यही याद रखना, क्या होता है बेटा, प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। क्लियर है? यस। अब हम लोग को दूसरा क्या चाहिए बेटा, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा वो ध्यान देना, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकालना ना, तो वहीं से आप कॉपी कर सकते हो, देखो यहां से, राइट। तो पॉजिटिव वाला ले लो, तो b इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, dx बाई dt, क्या होता है, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। वो साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन। आपको इतना नॉलेज है कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो आप लिखो, प्यार से लिखो, अच्छे से लिखो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा, अरे भाई ओमेगा और टी का डी टी का टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे फाई, मतलब फेज थोड़ा सा चेंज दिखा दिया हम लोगों ने, राइट। तो इनवर्स हटाएंगे तो x बाई ए इक्वल टू आ जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये चीज आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ रहा है ये साइनोसोडियल है, यही है साइनोसोडियल इक्वेशन, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये याद रखना है वेलोसिटी के लिए, ये याद रखना। एक्सेलरेशन जो लिखा था हम लोगों ने एक्चुअल में यही है एक्सेलरेशन, ये याद रखना। तो ये तीनों आपको क्लियर हुआ, यस। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज होता है कि इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो क्या होगी, तो फटाफट देख लीजिएगा कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगा। विद इन 2-3 मिनट में मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, राइट, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम के हिसाब से हम लोगों को चलना है, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं बेटा, फटाफट आप देखते रहिएगा। हम लोग हेडिंग लिखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीजें हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यू, तो देखो हेडिंग लिखा हम लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यू, क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्या चीज, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्स। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्सट्रीम वैल्यू की बात करें एट मीन पोजीशन, आइए मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब x की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट मीन एक्सट्रीम वैल्यू पे क्या है, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू 0, ऐसे आप बात करोगे मीन पोजीशन, मतलब मीन नहीं एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप मुझे बताओ बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या बना, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में उतना डिस्कस नहीं करना है, मेन पोजीशन मतलब x 0 और एक्सट्रीम मतलब x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल लिख देना, क्लियर है, यस। बट बात आएगी वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग बात करें, हेडिंग ऐसा लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर रहेगा वेलोसिटी। तो एट मीन पोजीशन क्या लिखेंगे, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे सोचो x की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, तो प्लस माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी प्लस माइनस a ओमेगा, और ये मैक्सिमम होती है बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये मिल गई हम लोगों को। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे एट कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x की वैल्यू a, तो जब यहाँ पे रखोगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दोनों वैल्यू क्या होगी सेम, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 इंटू कुछ भी दुनिया का कुछ भी होगा तो 0 आएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम जो होती है ना बाबू, वो क्या होता है 0, क्लियर है, यस। नोट कर लेना अच्छे से, देखो टाइम नहीं लगता यार, खाली आपको सब कंफ्यूज किए रखे हैं, बहुत टाइम लगता, कुछ नहीं है, बस प्यार से समझते रहो। एट मीन पोजीशन, देखो एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन मतलब x की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन के फार्मूला क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो एक्सेलरेशन भी तो 0 हो जाएगा, राइट। और एक्सट्रीम पे कितना आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आई थिंक आपको समझ में आया, x इज इक्वल टू a रख दो, तो एक्सट्रीम पे a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो देखो सब वैल्यू पता चल गई कि एक्सट्रीम वैल्यू यही सब रहेगा हम लोगों को, क्लियर है, यस। अब नोट कर लीजिए, इसके बाद एक बीच में एक छोटा सा और हेडिंग आता है बुक में ही, आप अगर बुक को रीड कर रहे होंगे टेक्स्ट बुक को, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये उल्टा जा सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और प्लस 5 होता है, 5 को हटा दो, ये इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहां से उल्टा भी जा सकते हो आप लोग, क्लियर है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt, a sin का डिफरेंशिएशन होता है cos,
तो हो गया cos ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का ओमेगा, तो फार्मूला क्या है बेटा a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो देखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब cos को चेंज करोगे, cos थीटा क्या होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin यहां से बनेगा y बाई a, सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू वही आ रही है हम लोग को। क्या चीज आया था बेटा, वापस के बोलो, b की वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, ओमेगा, b की वैल्यू मिलेगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लिखो, ये मिल जाएगा। क्लियर है, देखो पुट करने पर आता है यही आता है। क्लियर है, वापस के डिफरेंशिएट करोगे, डबल डेरिवेटिव मतलब dv बाई dt, तो माइनस आ जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, और इसको बोलते हैं y। तो देखो एक्सीलरेशन भी तो प्रूफ हो गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y। तो ऐसे भी कर सकते हो, तीनों हम लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट करने के बाद नेक्स्ट रीडिंग आप क्या लिखोगे बेटा, ये देखो एक आता है रेफरेंस सर्कल मेथड। तो रेफरेंस सर्कल मेथड आपको काम नहीं है, पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को कि रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है, वो सब आपको इग्नोर करना है। ठीक है ना, तो ठीक है नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे रेफरेंस सर्कल मेथड ये होता है बेटा, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका जो प्रोजेक्शन है वो चीज ध्यान देना। अगर हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखो अगर ये पार्टिकल है ऐसे चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, ऐसे से जा रही है, तो देखो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसके प्रोजेक्शन पे ध्यान देना। अभी इसका जो प्रोजेक्शन मतलब शैडो मीन पोजीशन पे जा रहा है, यस। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। जब पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बना और इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये वाला पार्टिकल चल के इधर आ रहा है। तो एक टूवर्ड्स मीन आ रहा और एक मीन से अवे जा रहा है, समझा ना। तो ऐसे घूमते घूमते एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो इसको बोल सकते हैं वन ऑसिलेशन। अब हम मानते हैं कि किसी टाइम पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे, और एंगल कितना बनाया ओमेगा टी, और ये एम्पलीट्यूड होगा, जो इसका रेडियस बनेगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा x मतलब y, और ये x, तो x क्या आएगा a cos ओमेगा t, और ये आ गया a sin ओमेगा t। तो वही हम लोग यूज करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। दोनों इक्वेशन आपका जो है वो एसएचएम का इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखो यहाँ पहुंच गए। ठीक है ना, क्लियर है, यस। अब नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे एनर्जी। क्या लिखोगे बेटा, एनर्जी। एनर्जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको समझ में आएगा एनर्जी वाला, तो एनर्जी वाला लिख लेंगे आप। तो नेक्स्ट रीडिंग आप लिखोगे बेटा एनर्जी ऑफ एसएचएम मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीनों हम लोग को समझना है। फिर हम लोग समझ लेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के बाद और छोटी छोटी चीजें वो आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो हेडिंग क्या लिखोगे बेटा, एनर्जी। तो एनर्जी में आप पहले बात करोगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बात करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम। और भी अभी सीखा ओमेगा अंडर रूट क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका क्या किया आपने स्क्वायर, तो फार्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वाई चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। अगर वो लोग क्वेश्चन पूछे होते एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और टाइम तो क्या करते, आपको पता है ना वेलोसिटी अभी भी हमने प्रूव किया v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, यस। तो रख दो ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी उसका वाला आ जाएगा हाफ m v का मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t। ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है। अब देखो दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ टाइम नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग P से लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ k x स्क्वायर। प्रूव करने की नीड नहीं है, नहीं तो हम लोगों को पता है F इक्वल टू कितना है, माइनस के एक्स। क्या है बेटा, माइनस के एक्स। मान लेता हूँ थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस के एक्स इनटू dx। इतना समझा। अब आप इंटीग्रेट करोगे x1 से लेके x2 या 0 से लेके x, तो आ गया ना आपके x स्क्वायर से।
तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर ये जनरलाइज फार्मूला, तो y ले लो तो y यहाँ पे लिख दो y स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। अगर एज अ फंक्शन आप टाइम ले रहे हो तो p इज इक्वल टू हाफ के, और ये हो गया बेटा ये जो हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, देखो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो यहाँ पे y है तो आ जाएगा a स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर, और आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t। और k हमें पता है ना k क्या होता है, अरे भाई अभी भी समझाया था ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है k बाई m, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो वही आया ना हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर है। अब तीसरा लिख लोगे टोटल एनर्जी, क्या लिखेंगे बेटा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। तो जब दोनों को सम करोगे आप तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, तो आप नोटिस करोगे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आप बताओ इसमें कोई चीज वेरिएबल है, कोई टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज करेगा, कभी कुछ भी नहीं चेंज करेगा। तो हम लोग क्या इससे समझ पा रहे हैं कि होल जर्नी, पूरी जर्नी में क्या होती है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। क्या होती है बाबू, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होने वाला सर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, समझा। अब इसमें बहुत सारा ग्राफ हम लोग बनाते हैं, बट एक जो ग्राफ फेमस है वो चीज हम बता दे रहे हूँ आपको। ये मान लीजिए आपने बनाया, इधर आपने प्लॉट कर लिया y को और इधर प्लॉट कर लिया एनर्जी को, ये वाला ग्राफ आप करके जाना एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने बोला कि सर इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने बात किया, देखो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो टोटल एनर्जी, दूसरा क्या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है। दूसरा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन का मतलब y इज इक्वल टू 0, तो y जब 0 करोगे तो ये एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, टोटल एनर्जी के। तो देखो यहाँ पे आ गई, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इधर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, 0। ऐसे आप बना सकते हो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 0। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई बेटा। तो आया समझ में, देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो देखो ये ऐसे जा करके ये इंक्रीज होकर के टोटल एनर्जी की इक्वल हो रही है ऐसे। तो ये जो ग्राफ आ गई, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो कर्व है बेटा ये है पोटेंशियल एनर्जी का। अब आपको ये नोटिस करना है कि ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सी पोजीशन है जहां पे दोनों एनर्जी इक्वल है। ये तो पता है कि y इज इक्वल टू a है, ये y इज इक्वल टू माइनस a, बट ये पॉइंट नहीं पता। तो हम लोग ये एक हेडिंग लिखते हैं बेटा, वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। क्या लिखा हम लोगों ने, आर इक्वल। तो देखो कहां पे इक्वल होगा, तो आपको क्या करना, इक्वल लिखा दो। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है, किधर है ये यहाँ पे देखो, इसको एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही कर लो ना, ये देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे तो a स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो देखो इस साइड में जब हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2
2 और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a/√2। तो ये चीज आपको याद रखना बेटा कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप इक्वल होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी वाला, आपको करके जाना है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 मार्क्स में। अब इसमें कुछ और टॉपिक बचते हैं, जैसे लाइक हम लोग अभी बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कैसे हम लोग निकालते हैं, एक डैम्प ऑसिलेशन वो है नहीं, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक सीखना कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, जैसे 2 इक्वेशन ऑफ एसएचएम गिवन है, उनको हमें मर्ज करना है इन सिंगल इक्वेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो हेडिंग लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो ध्यान देना बेटा आप लोग, तो आप नोट करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल सकते हो आप लोग। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हेडिंग लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम हम लोग देखो बुक में आप देखे होंगे, तो जो इक्वेशन गिवन होता है वो क्या होता है, लेट फर्स्ट इक्वेशन बेटा y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, क्या लिखा ओमेगा टी, और प्लस phi1 लिखा होता है, लेकिन हम नहीं, चलो ले रहा हूं, मान लिया phi1 है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी और प्लस phi2, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया, इनको हमें मर्ज करना है इन सिंगल इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या लगाते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो y1 की वैल्यू ये पुट करिए, ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरी है बेटा। तो a1 sin ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस phi2, ये हम लोगों ने मान लिया ऐसा, ठीक है ना। अब देखो इनको हम कोई भी बंदा सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो हम लोग को एक फार्मूला मैथ्स में सिखाया जाता है, क्या सीखते हैं बेटा, sin a प्लस b। तो sin a प्लस b क्या होता है, sin a इंटू cos b और प्लस cos a sin b। ये फार्मूला आपको मेमोराइज करके रखना अभी के लिए, क्योंकि इस जगह पे यूज करने की नीड पड़ेगी। तो देखो a1 तो यूज करिए sin, क्या होता है फार्मूला बेटा, तो आप लिखोगे sin a cos b और प्लस cos a sin b। तो यूज करेंगे हम लोग, देखो sin a के जगह पे ओमेगा t, तो ओमेगा t ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं इस जगह पे भी, sin a cos b तो लिख दिया phi1 प्लस, फिर लिखेंगे cos ओमेगा t इंटू sin phi1। क्लियर है, ओके। अब दूसरा हम एक्सपेंशन करेंगे ये a2, ऐसे सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे sin ओमेगा t इंटू cos phi2 प्लस cos ओमेगा t इंटू sin phi2, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे आप लोग, तो देखो एक स्टेप हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम इसको देखें phi1 और इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही है, यस, sin ओमेगा t कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा a1 cos phi1 और प्लस क्या मिला बेटा a2 cos phi2, ये बचेगा। क्या चीज जब कॉमन ले लोगे, किसको लेंगे, sin ओमेगा t को कॉमन ले लिया, क्लियर है। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ से, देखो यहाँ से क्या चीज कॉमन है, cos ओमेगा t, तो जब cos ओमेगा t कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा a1, देखो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखो क्या चीज कुछ कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, कुछ चीजें आपको, हाँ cos ओमेगा t, क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग देख रहे हैं, ये वाला टर्म देख रहे हैं, तो बचा a1 sin phi1, a1 sin phi1 और प्लस a2 sin phi2, क्या कॉमन लिया हम लोगों ने, cos ओमेगा t, cos ओमेगा t, ये आप लोगों ने कॉमन ले लिया, क्लियर है। अब कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ यूज करना है, इसके जगह पे हम लोगों को कुछ फैक्टर लिखना है, क्योंकि इसमें cos आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे एज्यूम करोगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लेट कैपिटल A cos है ना, तो cos थीटा, बुक में देखोगे डेल्टा लिखा बट थीटा लिखो, A cos थीटा इज इक्वल टू दिस A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2 एंड
ए साइन थीटा, ये देखो ये जो आ रहा है ये ब्रेकर, इसको साइन थीटा बोल दो, ए साइन थीटा, ए फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम बोलेंगे, तो लिख लोगे a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2। क्लियर है? तो देखो ये कितना इजी हो गया ना, इसके जगह पे हम लोगों ने लिखा a cos थीटा, देखो क्या लिखेंगे, a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बेटा, इसको करके जाना एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो ए अगर कॉमन ले लोगे आप तो ए, तो ब्रैकेट में देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वापस के हम लोग वही इक्वेशन बन गया। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है थीटा, दिस इज रिजल्टेंट इक्वेशन मिला, ये है अपना, इसी को हम मर्ज करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, नॉट फाई थीटा, और ए जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो एग्जाम में तो ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे इस पे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपने माना 1 एंड 2, इसको स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके आप सिंपलीफाई करिए, तो इनको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू cos, क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई मतलब फाई 1 माइनस फाई 2, यानी हम डेल्टा फाई लिखते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न करके जाना एग्जाम में, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन होता है, आप फाई चेंज करोगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा एम्पलीट्यूड, क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखो cos फाई क्या होता है 90, अगर फेज दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 90 आ रहा है, cos 90 0, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आया। अगर डेल्टा फाई 0 आ गया तो 0 पे 1 होता है, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाहर आया, a1 प्लस a2, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो ये लर्न करना बेटा, ठीक है ना। एंगल निकालना तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू a1 sin फाई। देखो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोगों को कंप्लीट कर लेना आज के लेक्चर में, क्लियर है, ओके। तो a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos क्या चीज फाई 2, ये एंगल जब पूछेंगे एग्जाम में तो ये फार्मूला लगाना है। अगर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो ये फार्मूला यूज करके आंसर आप दे दीजिएगा, बाकी ये कर लेना, ये आपके 3 और 4 मार्क्स में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। या तो डेरिवेशन आएगा या इससे रिलेटेड सम क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है ना। अब लास्ट रीडिंग खाली आज सिखाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा। तो ये हेडिंग लिखने के बाद आप लिखोगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, देखो पेंडुलम आपने देखा होगा, झूला जैसे झूला होता है, झूला भी एक पेंडुलम की तरह ही है, क्योंकि वो देखो टू एंड फ्रो मोशन करता है। देखो आपने हेडिंग लिखा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे लाइक हम लोगों ने बात किया, ये एक थ्रेड है, इस थ्रेड पे हमने एक बॉब यानी कोई मास अटैच कर लिया, इसको ऐसे पकड़ा हूं, ये सपोर्ट बोलते हैं, इसको हिंज पॉइंट बोलते हैं। अगर ऐसा रखा तो ये मेन पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं, एनर्जी देते तो अपनी मेन पोजीशन से हटेगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली सिंपल पेंडुलम। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो चीज आपको ध्यान देना। देखो ये मान लिया हम लोगों ने बेटा सपोर्ट मतलब हिंज पॉइंट, और ये थ्रेड हो गया, स्ट्रिंग जिसे बोलते हो, ये आपका क्या हो गया हुक, इस हुक से आपका कनेक्टेड है क्या चीज, ये हो गया मास, कितना m मास मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, ये इसका मीन पोजीशन है बेटा, ठीक है ना। तो जब इसको आप ऑसिलेट कराओगे तो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, मतलब ये पार्टिकल ये ऐसे जा करके ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब किसी टाइम पे पार्टिकल आपका ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, ऐसे चल के वापस के इधर आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो थ्रेड में क्या आ जाएगा बेटा, टेंशन आएगा, क्या आएगा, टेंशन। और जो वेट होता है, वेट ऑलवेज किधर होता है, डाउनवर्ड। ये एंगल मान लीजिए थीटा, कितना माना हम लोगों ने, थीटा मान लिया। अब देखो थ्रेड की जो लेंथ है वो भी मान के रखना है, कितना माना, कैपिटल L हम लोगों ने मान लिया, ठीक।
तो देखो ये थीटा है, तो अगर हम टी के डायरेक्शन में अगर लाइन को ड्रा करें तो ये भी कितना बनेगा थीटा। तो इसका mg का एक कंपोनेंट आ जाता है बेटा mg cos थीटा, और इधर को आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा। क्लियर है? आपको लॉजिक लगाइए, इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स इस बॉब को बी पोजीशन की तरफ लाने वाला? cos तो लाएगा नहीं, वो तो टेंशन को मेंटेन रखेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन लाने वाला है? mg sin थीटा। mg sin थीटा लाएगा किसकी तरफ? मेन पोजीशन, बट एनर्जी इतनी ज्यादा होती मेन पोजीशन पे, रुकेगा नहीं, भाग जाएगा उधर, फिर उधर जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा, फिर वापस, मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो कितने टाइम तक करेगा उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन हुआ? बोलिए। आप बोलोगे सर F इज इक्वल टू mg, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि वर्ड लिखा रीस्टोरिंग, रिस्टोर कर रहा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, देखो वो उधर जा रहा है, ये इधर ही लगे रहेगा, तो माइनस mg sin थीटा। क्लियर है? एक चीज और अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स में हर एक जगह हम लोग को यूज करना पड़ता है। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा अप्रॉक्स थीटा, किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। तो इफ ये नोट करके रखना, हमेशा के लिए रिमेंबर रखना, एंगल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये चीज सब बच्चों को लर्न होना चाहिए कि साइन थीटा लगभग क्या होता है बेटा? थीटा। तो देखो F इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे? mg, और साइन थीटा की जगह पे हमने थीटा लिख दिया, देखो इक्वल लिखा दिया। आपको पता है न्यूटन से F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma, तो F इज इक्वल टू ma जब बनेगा तो माइनस mg इंटू थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, m और m कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस जी। अब थीटा होता है, ध्यान देना, क्या मालूम है? थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क का मतलब ये लें, इसको हमने मान लिया x, तो x अपॉन क्या बन जाएगा? l, रेडियस की तरह काम करेगा ना l, तो l हो जाएगा यहाँ पे रेडियस, ठीक है ना। तो देखो ये लिख लेना x बाई l। तो आपको पता नहीं है माइनस जी बाई एल और ब्रैकेट के बाहर x, तो ये तो मिल गया a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। तो ये जो चीज होता है बेटा, आपको पता है ना ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपको मिल गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, तो ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। तो यहाँ से बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आपको याद करके रखना, लर्न करके रखना है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। और जो आपको सिखाया था कोनिकल पेंडुलम, एल कॉस थीटा बाई जी आया था, आंसर क्या आया था? एल कॉस थीटा बाई जी। रोटेशन में याद करिए उस लेक्चर को, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा। फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड मालूम है आपको टी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी वो लोग पूछते हैं। और एक टॉपिक और इसमें है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम क्या होता है बेटा? अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। तो एक छोटा सा माइनर सा रीडिंग आ रहा है, वो लर्न करके रखना, सेकेंड पेंडुलम। तो देखो सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? अ पेंडुलम हैज टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो यहाँ पे देखो 2 सेकंड लिख देना, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू एल बाई जी। तो ls लिख दे रहा हूँ, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ls निकाला जाता है बेटा g अपॉन पाई स्क्वायर। आप वैल्यू रख दो 9.8 और पाई की वैल्यू 3.14। सॉल्व करिए अप्रॉक्स 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 मीटर। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। उसी रिलेटेड बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे इस बार, ठीक है ना। तो इतना प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आज ही के डेट में वो जो क्वेश्चन का वीडियो आज ही मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट